हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को करंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूं, जो आप लोगों ने अभी न्यूज़ में सुना होगा, वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, जिसे अगर हम लोग बात करें काफ़ी टाइम से पारित कराने की कोशिश की जा रही थी। तो अभी हाल ही में जो है इसी से रिलेटेड जो काफ़ी हमें न्यूज़ देखने को मिली है। तो आज मैं आप लोगों को वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में पूरी डिटेल में करवाने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। बाकी अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाता है, जो मैंने अभी तक एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री करवा दी है और अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा रही हूँ, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो आप लोग मेरे वो वाले वीडियोज़ देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा करंट से रिलेटेड टॉपिक पर मैं वीडियोज़ बनाती ही हूँ। अगर आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो भी मैं कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग महिला आरक्षण विधेयक यानी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा, जब से G20 के समिट के बाद हमें देखने को मिला था कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो न्यूज़ में उसके बाद वही आया था। तो इसमें हमने देखा कि पहले ये जो है लोकसभा से पारित हो गया था, उसके बाद फिर हमने देखा कि अभी ये जो है राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया है। यानी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल का टॉपिक जो है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, काफ़ी लंबे समय से इसे पारित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये अभी तक दोनों सदनों से पारित नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब फिलहाल जो है ये दोनों सदनों से पारित हो चुका है, यानी कि लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। लेकिन अभी भी काफ़ी स्टेप बाकी रह गए हैं, जैसे कि अभी राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। तो अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो विधेयक है वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पारित कर दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भी इसके लिए सभी को बधाई दी गई थी और उन्होंने कहा था कि ये जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि इसको पारित कराने के लिए काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश की जा रही है और अब फाइनली जो है वो ये विधेयक जो है वो पारित हो गया दोनों सदनों से। तो इस विधेयक में क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये जो विधेयक है वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसका मतलब है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वो प्रदान किया जाना है। यानी कि जैसा आप लोगों ने देखा ही होगा कि ज़्यादातर जितनी भी हमारी, चाहे हम लोग बात करें कि जो लोकसभा हो या फिर राज्यों की विधानसभा हो या फिर राज्यसभा हो, यानी कि चाहे हमारी संसद हो चाहे फिर राज्यों की विधानसभा हो, वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मेल पर्सन है वही देखने को मिलते हैं। वुमेन बहुत ही कम हमें देखने को मिलती हैं। एक आध गिनी चुनी वुमेन की नाम आप लोग भी जानते ही होंगे, तो वही हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी भी अगर हम लोग बात करें बहुत ही कम संख्या है। तो अभी इसके लिए कोशिश की जा रही है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 33% रिजर्वेशन की बात की जा रही है, यानी कि महिलाएं जो हैं वो हमारी सोसाइटी में 50% पार्ट होती हैं, 50% मेल होते हैं तो 50% फीमेल होती हैं। उसके बाद भी यहाँ पे सिर्फ 33% रिजर्वेशन की, और इस 33% रिजर्वेशन को देने के लिए भी इतने टाइम से कोशिश की जा रही है। यानी कि जो हमारे नेता हैं वो महिलाओं को संसद में भागीदारी देना ही नहीं चाहते हैं, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी महिलाएं अभी भी सिर्फ 33% आरक्षण लेने के लिए इतनी कोशिश कर रही हैं। उसके बाद कहीं जाके अब ये जो विधेयक है वो दोनों सदनों से पारित हो पाया है, लेकिन अभी भी आगे काफ़ी प्रोसेस बाकी है। तो इसमें मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो विधेयक है अगर ये लागू हो जाता है तो लोकसभा और जो राज्यसभा है, इसके साथ साथ जितने भी हमारे राज्य हैं उन राज्यों के जितने जो विधानसभाएं हैं
उनमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है उनको दिया जाएगा। इसके साथ अगर हम लोग बात करें कि जो दिल्ली की विधानसभा है वहाँ पे भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वो निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें 2 यूनियन टेरिटरीज़ में हमें विधानसभाएं देखने को मिलती हैं, एक तो दिल्ली में और दूसरी पुदुचेरी में। लेकिन पुदुचेरी की जो विधानसभा है उसमें ये जो नियम है वो लागू नहीं होगा, यानी कि यूनियन टेरिटरी में सिर्फ दिल्ली जो है उसमें हमें देखने को मिलेगा कि दिल्ली की जो विधानसभा है सिर्फ उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो निर्धारित किया गया है। और इसमें अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो इसमें SC ST कैटेगरी के लिए अलग से कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, यानी कि टोटल ओवरऑल महिलाओं के लिए 33% आरक्षित किया गया है। तो इसी में SC ST महिलाओं जो महिलाएं हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। तो आई होप आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की क्या इसके बारे में राय है कि इतने सालों के बाद भी जो 33% रिजर्वेशन के लिए महिलाओं को इतनी ज़्यादा हम लोग बात करें कोशिश करनी पड़ रही है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के क्या विचार हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं इसकी जो हिस्ट्री के बारे में, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कब से स्टार्ट हुई थी और कब से कोशिश की जा रही है। तो अगर हम लोग बात करें कि महिला आरक्षण विधेयक जो है उस पर सबसे पहले जो चर्चा हुई थी वो 1996 में, जो अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पर प्रधानमंत्री हमें देखने को मिला करते थे, तो उनके टाइम पे सबसे पहली बार जो है इस मुद्दे पे बातचीत होनी स्टार्ट हुई थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके इतने सालों बाद, यानी कि 1996 में हमें देखने को मिला था कि उस टाइम पे लोगों ने ऐसा सोचा कि महिलाओं को भी जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी राज्य विधानसभाएं हैं, उनमें महिलाओं को भी भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। तो इस टाइम पे सबसे पहले जो इसका प्रस्ताव है वो 1996 में पारित किया गया था। उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो हमें प्रधानमंत्री देखने को मिला करते थे, लेकिन चूंकि इनकी गवर्नमेंट जो है उस टाइम पे बहुमत में नहीं हुआ करती थी, तो इस वजह से ये जो विधेयक है वो पारित नहीं हो पाया था। तो 1996 के बाद कई बार कोशिश की गई है, तो उसका मैंने यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से कोशिश की गई है। तो 1996 में सबसे पहली बार ये जो विधेयक है वो पेश किया गया था। उसके बाद फिर हमें 1998 से 2003 तक देखने को मिलता है कि सरकार ने 4 अवसरों पर विधेयक को पेश किया, लेकिन पारित कराने में असफल रही। यानी कि इतनी बार पारित करने की कोशिश तो की गई, लेकिन किसी भी वजह से दोनों सदनों से ये पारित नहीं हो पाता था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फिर 2009 में फिर से विभिन्न विरोधों के बीच सरकार ने विधेयक पेश किया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा विरोध किए जा रहे थे इसको लेके कि पेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी सरकार ने 2009 में पेश किया, लेकिन तब भी पारित नहीं हो पाया। फिर 2010 में हमें देखने को मिला कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इस टाइम पे भी दोनों सदनों से बिल्कुल पारित नहीं हो पाया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 2014 में भी पारित होने की उम्मीद थी, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि 2014 में लोकसभा में इसको पेश किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इस टाइम पर भी कोई हमें नहीं देखने को मिला था कि कोई रिजल्ट आया हो। उसके बाद फिर अभी हमें देखने को मिला इसी मंथ में, अगर हम लोग बात करें 23 सितंबर को, आई थिंक 2-3 दिन पहले की ही बात है, तब हमें देखने को मिला। उसके पहले कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जो है लोकसभा में ये पारित हो गया था। उसके बाद फिर अब ये राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी इस पर कई सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी रह गई हैं। तो लेकिन अभी ये इस हद तक तो आगे बढ़ चुका है, यानी कि दोनों सदनों से पारित कराने में सफलता हमें देखने को मिल रही है। तो ये आप लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में भी ज़रूर याद रखिएगा कि किस तरीके से इसकी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिली हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना पुराना है ये, यानी कि 1996 से चीज़ें शुरू की गई थी। उसके बाद फिर हमें देखने को मिला था कि जो पंचायतें जब आई थी, तो पंचायतों में तो महिलाओं को आरक्षण दे दिया था, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था हमें देखने को मिलती है उसमें तो महिलाओं के लिए हमें 33% रिजर्वेशन देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी जो संसद और जो हमारी राज्य विधानसभाएँ हैं उनमें हमें देखने को मिलता है कि अभी भी महिलाओं की संख्या जो है
हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती हैं, तो पंचायतों में तो हमें देखने को मिलता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड लेवल पे इसकी क्या सिचुएशन है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जहाँ पे महिलाओं का जो भागीदारी है या फिर जो उनका प्रतिनिधित्व है उनकी पार्लियामेंट में वो किस तरीके का है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें 3 कंट्री हमें मेन देखने को मिलती हैं जहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो रवांडा, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि अफ्रीका में भी महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व उनको दिया गया है, जो उनको रिजर्वेशन दिया गया है वो इतना ज़्यादा दिया गया है, यानी कि रवांडा में हमें 61% महिलाओं का वहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, उनकी जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पे। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि रवांडा सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट नंबर पे ऐसी कंट्री है जहाँ पे महिलाओं का हमें प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे हमें देखने को मिलता है क्यूबा, जो कि हमें एक लैटिन अमेरिकन कंट्री देखने को मिलती है, तो वहाँ पे 53% महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। उसके बाद फिर निकारागुआ, ये भी हमें क्यूबा और ये निकारागुआ, ये भी आप लोग मैप पे इन कंट्रीज़ को देख सकते हैं, तो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और रवांडा जो है ये हमें एक अफ्रीकन कंट्री देखने को मिलती है, तो ये आप लोग इसको भी मैप पे इस पर लोकेशन याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग हमारे पड़ोसी देशों के बारे में बात करें जैसे कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भी 21% है और पाकिस्तान में भी 20% है, यानी कि अभी की हमारी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश और इवन पाकिस्तान भी हमारे देश से ज़्यादा वहाँ पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। तो अब हमारे देश में भी हालांकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा तो है, यानी कि 1990s के बाद हमें देखने को मिलता है कि लगातार थोड़ी वृद्धि तो हो रही है, यानी कि अब पार्टिसिपेशन महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने लगा है, लेकिन अभी भी उतना नहीं हो पाया है जितनी होना चाहिए, यानी कि महिलाएँ जो हैं वो हमारी आधी जनसंख्या देखने को मिलती हैं, उसके बाद भी अभी भी बहुत कम उनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी 33% जो रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, तो देखते हैं आगे किस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो ये वर्ल्ड लेवल पर भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि अभी इसको लागू होने के लिए और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करें अभी ये लोकसभा और राज्यसभा से तो पारित कर दिया गया है, लेकिन क्या अभी भी इसको लागू होने में और कौन कौन सी चीज़ें बाकी रह गई हैं, यानी कि कब तक इसको लागू होने की उम्मीद है। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो लागू होने के लिए, यानी कि जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है कोई भी विधेयक, तो उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है, और राष्ट्रपति अगर उस पर मंजूरी दे देता है तभी कोई विधेयक जो है वो कानून बनता है और फिर वो लागू हो जाता है। तो अभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है। तो ये आप लोगों ने पॉलिटी में ज़रूर पढ़ा ही होगा कि कोई भी विधेयक जो है वो कानून किस तरीके से बनता है। तो पहले दोनों सदनों से पारित होना ज़रूरी होता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है, और जब राष्ट्रपति जो है वो इस पर अपनी मंजूरी दे देता है तब कहीं जाके कोई भी विधेयक जो है वो कानून बन पाता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है, तो अभी देखते हैं कि कब तक राष्ट्रपति की मंजूरी मिल पाएगी, तब ये जो है वो पूरे तरीके से लागू हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अभी राज्यों की मंजूरी मिलना भी बाकी है, यानी कि आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा कि 3 तरीके के विधेयक होते हैं। एक तो जो होते हैं जो सामान्य बहुमत से पारित हो जाते हैं, दूसरे जो होते हैं वो विशेष बहुमत से पारित होते हैं, और तीसरे जो विधेयक होते हैं वो विशेष बहुमत से होते हैं। उसके साथ साथ आधे राज्यों का जो उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि आधे राज्यों की मंजूरी जो है वो भी मिलनी चाहिए। तो अभी राज्यों की मंजूरी मिलना भी बाकी है, तो देखते हैं कि राज्यों की मंजूरी भी मिलती है, उसके बाद कहीं जाके इसको पूरे तरीके से पारित माना जाएगा। यानी कि अभी सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से ही पारित किया गया है, अभी राष्ट्रपति की मंजूरी और राज्यों की मंजूरी मिलना बाकी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 2021 में हमारे देश में जो जनगणना यानी कि जो सेंसस होना था वो हुआ नहीं है, तो अभी सेंसस होना भी बाकी है। जब जनगणना की जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा सही से कि महिलाएं कितनी हैं, उनकी कितनी जनसंख्या हमें देखने को मिलती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जाके सही तरीके के आंकड़े निकलेंगे। तो अभी सेंसस जो है उसकी भी वेट किया जा रहा है कि जब सेंसस जो है वो जारी किया जाएगा उसके बाद कहीं जाके इसको पारित किया जाएगा। इसके अलावा परिसीमन आयोग यानी कि अगर हम लोग बात करें जिसे हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन भी कहते हैं, तो ये जो है वो
हर जनगणना के बाद जो है परिसीमन किया जाता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें जो लोकसभा और राज्यसभा में, इसके अलावा जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनमें हमें जो भी वहाँ के जो सांसद और विधायक होते हैं उनकी जो संख्या देखने को वहाँ पे मिलती है। यानी कि अगर सिंपल वे में कहें तो वहाँ पे जितनी सीटें होती हैं उन सीटों को निर्धारित करने के लिए ही परिसीमन आयोग जो है उसका गठन किया जाता है। तो अभी अगर हम लोग बात करें कि अभी जो परिसीमन चला आ रहा था वो 1975 का था आई थिंक, तब से ये निर्धारित कर दिया गया था लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं, साथ ही राज्यों की विधानसभाओं की भी। लेकिन उस टाइम पे ये कहा गया था कि 2026 जो है उसके बाद जो है दोबारा जो परिसीमन है वो किया जाएगा, तब फिर से जो इसमें सीटें हैं वो दोबारा निर्धारित की जाएंगी। तो अभी इसका भी वेट किया जा रहा है क्योंकि अब टाइम आ गया है परिसीमन का भी गठन होने का। तो अब परिसीमन का जब गठन हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी लोकसभा और जो राज्यसभा है, इसके अलावा राज्यों की जो विधानसभा है उनमें भी जो सीटें हैं उनमें भी चेंजेस आएंगे। तो अब इसका भी वेट किया जा रहा है कि इसमें चेंजेस हो जाएं तो उस अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कितनी जो सीटें हैं वो निर्धारित की जाती हैं। तो उन सीटों के अकॉर्डिंग ही तो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो होनी बाकी है। यानी कि 2029 तक आशंका लगाई जा रही है कि शायद ये पारित हो सकता है। बाकी देखते हैं कि ये कब तक पारित होता है, क्योंकि अभी अगर हम लोग बात करें कि जनगणना जो है वो ही इतनी ज़्यादा डिले हो चुकी है और अब ये कहा जा रहा है कि 2024 में इलेक्शन है तो 2024 के इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद कहीं जाके जनगणना कराई जाएगी और जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद कहीं जाके फिर परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन है उसका गठन किया जाएगा। तो उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके बाद कहीं जाके उम्मीद की जा रही है कि 2029 तक जो है ये जो विधेयक है वो पूरे तरीके से पारित हो जाएगा और लागू हो जाएगा। यानी कि अभी ऐसा कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी खुशी तो दे दी है लेकिन अभी पूरी खुशी मिलना बाकी है। तो बाकी देखते हैं कि जब अभी तो कितना टाइम बाकी है, मतलब 2029 तक बोला जा रहा है, बट जो बोलते हैं वो इतने जल्दी तो होता नहीं है क्योंकि काफ़ी हम लोगों ने देखा ही है पहले भी कि कितना टाइम लग जाता है किसी भी चीज़ को कानून बनने में। तो अब देखते हैं कि ये कब तक लागू हो पाता है। तो अभी तक तो यही कहा गया है कि 2029 तक जो है वो ये लागू होगा। बाकी देखते हैं जैसी भी आगे चीज़ें होंगी। तो आप लोग आज की वीडियो में बस इतनी सारी चीज़ें जो है वो याद रख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग भी अपने विचार ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।